Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Flicks by Hashim Zia. भाई मुझे तो लग रहा था कि मुझे शायद कल वीडियो बनानी पड़ेगी, मगर एनईडी ने बहुत फास्टली अपना आज ही रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया और साथ ही अपने मार्क्स को भी अनाउंस कर दिया। सो मेरे पास काफी सारे बच्चों के दो तरह के बेसिक सवालात आ रहे हैं। सर रिजल्ट जो आया है इसके बाद तो सर रोना आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर हम क्या करें। सर वो इतने महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, उन्होंने तैयारी भी पूरी नहीं करवाई और ना रिजल्ट अच्छा आया है। या फिर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक मैसेज आएगा 70s के अंदर मेरे नंबर हैं, सो सर क्या मेरिट होगा, कौन सी फील्ड मुझे मिलेगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। या सर वो आ खान बोर्ड की कितनी सीट्स हैं, या फिर सर वो मैं इंटीरियर सिंध के किसी बोर्ड से बिलोंग करता हूं, मुझे कौन सी फील्ड मिल सकेगी। या फिर एक बच्चे का ये मैसेज आया कि सर मैं पीडीएफ फाइल के अंदर पास था, मगर जब मैंने अपने मार्क्स देखे पोर्टल के ऊपर 43 नंबर है, ये भी आ रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों को आ रहा है, सर वो हुफ्फाज़े इकराम का टेस्ट कब होगा, उन्हें कितने मार्क्स मिलते हैं। और फिर राउंड वन के रिजल्ट का तज्जिया भी करना है। और भाई फिर एनईडी के अंदर पोजीशंस को भी बताना है कि एनईडी के अंदर इस दफा क्या हाईएस्ट स्कोर रहा है। सो भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। देखो गिरते हैं शह सवारी वो मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। आप में से किसी के नंबर भी अगर कम है तो मैं सबसे पहले अपनी बात का आगाज ही आपसे करूंगा। देखो मैं पोजीशन होल्डर का जिक्र नहीं करता किस बच्चे ने पोजीशन ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द ने 96 नंबर लिए हैं, हाईएस्ट नंबर लिए हैं। उसकी मैंने डिटेल्स वगैरह भी सारी शेयर कर दी हैं, उसका मैंने वेरिफिकेशन भी शेयर कर दी है। मगर द पॉइंट इज दैट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात करूंगा किसकी, मैं आपसे बात करूंगा उस बच्चे की जो फेल हुआ है। मैं आपसे बात करूंगा उस बच्चे की जिसने 40s में नंबर लिए हैं। मैं आपसे बात करूंगा उस बच्चे की जिसने 50 नंबर लिए। मैं आपसे बात करूंगा उस बच्चे की जिसने 60 नंबर लिए हैं। सबसे पहले मैं इन बच्चों का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि कोई बच्चा कोई भी इंसान इनका जिक्र नहीं करता। लोग इनके बारे में बात नहीं करते, लोग इनको निगलेक्ट कर देते हैं। भाई मेरा फोकस जो है ना सबसे पहले इन बच्चों के ऊपर है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आप में से जिस बच्चे ने भी कम नंबर लिए हैं एनईडी के टेस्ट के अंदर, खुदारा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे शागिर्दों, आपने अभी राउंड वन के अंदर ये नंबर लिए, आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आपने 50 नंबर भी अपनी मेहनत के ऊपर लिए, अपने बलबूते के ऊपर लिए, बिलीव मी आपके घर वाले प्राउड नहीं होंगे आपके ऊपर। एज अ टीचर आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरे 43 नंबर हैं, या 52 नंबर हैं, या 55 नंबर हैं, तो सर मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। या फिर मेरे एक उस्ताद थे, वो अक्सर कहते थे कि रिजल्ट की जो रात होती है ना, वो अक्सर घरों में शाम गनीमा की रात होती है। कि एक मेरे पास पेरेंट का ये भी मैसेज आया कि सर मेरी बच्ची बहुत रो रही है, मैं क्या करूं। सो भाई पहली बात तो ये कि यार यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपका बच्चा सीरियस था तभी तो यार वो परेशान बैठा हुआ है, अगर वो सीरियस नहीं होता तो चिल मार रहा होता है यार वो अपनी जिंदगी के अंदर। ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, एक बड़ा अच्छा ये कहावत है कि भाई आपका बच्चा सीरियस था, आपकी परसेंटेज या आपकी अगर टेस्ट के अंदर नंबर कम आए हैं तो भाई आप सीरियस थे, तभी आज आपको फील हो रहा है ना। अगर आप सीरियस नहीं होते तो आप भी अभी बैठ के कोई गेमिंग शेमिंग खेल रहे होते, कोई पबजी शबजी खेल रहे होते। सो भाई आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूं, इसको फॉलो करो, अपने वीक एरियाज को देखो। मेरे प्यारे बेटे, अगर आपके वो तमाम बच्चे जो मुझसे एक बात सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि सर क्या मेरे 90 में भी अगर नंबर आए तो क्या मुझे एनईडी का राउंड टू देना चाहिए, तो मैं इस चीज को बहुत कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे प्यारे बेटे याद रखिएगा, एनईडी पाकिस्तान की एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेकंड नंबर के ऊपर एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जिसकी फीस मामुश्किल 30,000 35,000 रुपए होती है। इसीलिए बेतहाशा बच्चा एनईडी में अप्लाई करता है। फास्ट से ज्यादा हाईएस्ट मेरिट होता है, नस्ट से ज्यादा हाईएस्ट मेरिट होता है, क्योंकि बेटा नस्ट या फास्ट को हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, रिमेंबर दिस थिंग। इसीलिए कराची के बच्चा, सिंध का बच्चा बेतहाशा एनईडी के अंदर आता है, क्योंकि भाई उसको पता है फीस कम है। अगर किसी फादर की सैलरी 60,000 रुपए 80,000 रुपए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता यार फास्ट की प्राइवेट पढ़ाई को, तो इसलिए एनईडी का मेरिट बहुत हाई होता है। अब आपका अगर टेस्ट के अंदर 80 स्कोर भी आया है, 60 स्कोर भी आया है, 90 स्कोर भी आया है, 95 स्कोर भी आया है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड के राउंड टू दीजिए। राउंड टू देने का देखो बेनिफिट क्या होगा, आपके दोनों टेस्टों में जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर राउंड वन के अंदर किसी बच्चे का स्कोर बनता है 65 और राउंड टू में स्कोर बनता है 79, तो 79 काउंट होगा। या फिर फॉर एग्जांपल राउंड वन में किसी का 79 होता है और राउंड टू में 60 हो जाता है, सो भाई हाईएस्ट काउंट होगा, जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। और वो तमाम बच्चे जो परेशान बैठे हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारी जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो गई, हमने राउंड वन में इतनी मेहनत कर सके थे, या सर वो गलती हो गई हमारे साथ जो है ना, हम सीरियस नहीं हो सके थे, किसी बेकार कोचिंग में बैठे हुए थे, हम नहीं तैयारी कर पाए। तो भाई मेरा एक सिंपल सा आपको रिस्पॉन्स है, देखो आपके अगर नंबर कम आए हैं या अगर आप फेल हुए हो, यार देखो इंसान से, एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता उसने तैयारी कितनी करी थी। अगर आपको वाकई लगता है कि यार आपने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और इतना अच्छा आप स्कोर नहीं ले सके, क्या आपने पूरी एप्टीट्यूड की तैयारी करी थी, ये सवाल का जवाब सिर्फ अपने आप से को आप दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। मेरे पास अभी जब से मैं बहुत बिजी चल रहा था, मेरे पास जब से व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आ रहा था कि सर मेरे बेटे ने इतनी तैयारी करी थी, मेरी बेटी बहुत रो रही है, उसने बहुत तैयारी करी थी सर और वो कामयाब नहीं हो सकी, या वो इतना अच्छा स्कोर नहीं ले सकी। सो मेरा सिर्फ एक सवाल है, माँ बाप से नहीं है ये, माँ बाप बेचारे तो अपने बच्चों के आगे मजबूर होते हैं, माँ बाप बेचारे तो अपने
बच्चों के आंसू नहीं देख सकते। मेरा सवाल उन बच्चों से है कि बेटा क्या वाकई में आपने बहुत अच्छी तैयारी करी थी? अगर करी है तो मुझे 3 बातों का जवाब दीजिएगा। पहले नंबर के ऊपर, क्या आपने कंप्लीट एप्टीट्यूड के कोर्स को कवर अप किया था? अगर नहीं करा था तो ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। देखो, कोई भी बच्चा सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके अच्छे नंबर नहीं ले सकता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा, अगर एनईडी के अंदर पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा आते हैं तो जहन में रखिएगा राउंड 2 में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरी रिसेंटली अभी एडमिशन कमेटी से बात हो रही थी, मैंने उनको यही कहा था कि आप लोगों लाजमी तौर पे नए से नए क्वेश्चंस को हर राउंड के अंदर ऐड किया करें, ताकि इससे फायदा ये होगा कि हमेशा आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे। सो भाई, सिर्फ आपने पास्ट पेपर्स को कवर नहीं करना होता, एप्टीट्यूड की तैयारी कंप्लीटली करनी होती है। क्योंकि एक बच्चा अगर सिर्फ पास्ट पेपर्स को कवर करेगा, रटे मारने की कोशिश करेगा, तो बेटा हर सेक्शन के अंदर हजारों क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। आप हजारों क्वेश्चन का रट्टा थोड़ी मार सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। सो भाई, अगर आपने कंप्लीट तैयारी नहीं करी थी तो आई विल 1000 टाइम्स रिकमेंड कि खुदारा तैयारी करना स्टार्ट करो। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे सर आपका 7 मई से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सर क्या हम लोग 7 मई वाले बैच में आए कि ना आए, हमारे तो बोर्ड के पेपर हैं। तो मेरे प्यारे बेटे, बोर्ड के पेपर अभी तक कोई अनाउंस भी नहीं हुए हुए। आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हुए। तो भाई, अगर बोर्ड के पेपर का भी ये भी कंफर्म नहीं है वो मई के एंड के अंदर है, जून के स्टार्ट के अंदर है, ईद के बाद है, कब है। सो अभी जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, टाइम बहुत कीमती है। खुदारा ये बात समझिए कि आपको जो एडमिशन मिलेगा वो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे मिलेगा, या आपके ओ लेवल्स की परसेंटेज पे मिल रहा होगा, ओ लेवल्स की इक्वलेंसी के ऊपर। आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होगा। आपको सेकंड ईयर में सिर्फ 60% लेकर आनी है, ना सिर्फ ये बल्कि बीएस के लिए 55 लेकर आनी है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो कि आप आराम से ला सकते हो। तो तैयारी करना अभी से स्टार्ट करना है। अब तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है? कि देखो, मैं आपको एक बड़े मजे की चीज अगर बताऊं ना, कि भाई मेरे प्यारे बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आप तमाम लोगों ने जब राउंड 1 दिया है तो अपने वीक पॉइंट्स को आप गैदर आउट करो। आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर तमाम नंबर्स आ चुके हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, इंग्लिश के। सबसे पहले ये देखो कि आपने किस सेक्शन में सबसे कम स्कोर किया। सबसे पहले उस सेक्शन को कवर करो, और उस सेक्शन के अंदर भी सबसे पहले ये देखो कि भाई आप किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए थे जिनमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। देखो, ये बातें कोई बेकार कोचिंग वाला, कोई ट्यूशन वाला बाजाबाजी नहीं बताएगा। ये बातें एक इंसान के दिल में मालूम होती है कि भाई जब मैं पेपर देने के लिए गया था तो मेरे पास किस लॉजिक के क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या मैंने रट्टे मार के गया था या फिर मैंने उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लिया था। मेरे प्यारे बच्चे, आप आराम से बहुत तरीके से आप अपने एनईडी के टेस्ट में 90 प्लस मार्क ले सकते हो। यार मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक दिखाता हूँ। ये भाई, ये तमाम बच्चे वो जो 90 प्लस नंबर लेकर आए, रमीज कामरान वाज माय बैच 1 स्टूडेंट, 96 नंबर लेकर आया, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ये नहीं कह सकता कि उसके कोचिंग का कोई बच्चा है। अभी तक किसी इंस्टीट्यूट का कोई रिजल्ट भी अपने बैठ के फेक रिजल्ट बैठ के बना रहे होंगे, अभी तक वो भी नहीं बना होगा। जाके मेरे यूट्यूब चैनल और मैथफिक्स बाय हाशिम के फेसबुक पेज पे देखिएगा, मैंने इसका वेरिफिकेशन प्रॉपर वो डाला हुआ है कि किसने ऐसे नंबर स्कोर करे हैं। सिमिलरली तकी सद्दीकी है, 25 में से 25 मैथ्स में लेकर आया है, इसके 91 स्कोर है। सिमिलरली 93 स्कोर है सैयद हम्माद का, बैच 2 का स्टूडेंट था। सिमिलरली अब्दुल हसीब था, बैच 1 का स्टूडेंट था, 91 लेकर आया है। सिमिलरली 93 नंबर लेकर आया अहमद रजा। मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे स्कोर थे, 91 लेकर आया वसीम मुजम्मिल। मेरे पास बहुत सारे स्कोर्स अवेलेबल हैं आपको बताने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, बट मेरे पास भी टाइम अवेलेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि देखो, 90 प्लस स्कोर करना एनईडी के अंदर बहुत इजी होता है अगर आप तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी करो, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है। खुदारा इस बात को समझो, आप किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में भी अगर चले जाओगे ना, इसकी 7,500 फीस है, उन बच्चों से खुद जाके रिव्यू ले लो कि वो तैयारी कहां से करते हैं। वो बोलेंगे कि सर मैं इस फलाना कॉलेजिएट के अंदर पढ़ता हूं, हमारा कोर्स तक कवर करवाया नहीं गया, और हम सर हाशिम के यूट्यूब से पढ़ते हैं, हम सर बिलाल जिया के पास से पढ़ लेते हैं, हमारे तो कोचिंग के अंदर इतने पैसे देके हम जाया हो गए। वो अपने इंस्टीट्यूट को बदनाम करेगा बैठ के, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने गलती करी, उसने ज्यादती करी। सो भाई, आपके सेक्शन के अंदर, आपके पेपर के अंदर जो गलतियां हुई हैं उसका इदराक किसी टीचर को नहीं होगा, एक बच्चे को होगा जिसने जाके पेपर दिया था। तो मेरा सबसे पहला मशवरा तमाम बच्चों को जिनके नंबर कम आए हैं कि भाई आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, अभी भी आपके पास एक मौका और है। भाई जिंदगी के अंदर एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, मैं हमेशा उस शेर का जिक्र करता हूं। उस शेर का मतलब आपको समझाऊंगा आज की क्लास में। वो शेर कहता है, गिरते हैं शह सवारी वो मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये कि आप कभी भी एक अच्छे वॉरियर नहीं बन सकते कि अगर आप लड़ना ना सीखो, अगर आप लड़ के गिरना ना सीखो। जब आप गिरते हो ना, जब आप गिर के संभलते हो, तभी तो आप एक वॉरियर बनते हो, तभी तो आप एक महान योद्धा बनते हो। सो यार, अगर आपके राउंड 1 के अंदर आप फेल, प्यारे बेटे, बताने का मकसद ये कि भाई इस शेर का मतलब समझो कि अगर आप फेल नहीं हुए हो, अगर आपके नंबर कम नहीं आए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूं जिनके नंबर 80 से कम है। भाई आपके नंबर अगर 80 से कम है, मैं आप तमाम बच्चों से मुखातिब हूं कि भाई अगर आपने जिंदगी में फेलियर नहीं लिया ना, तो सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन सकते। वो इंसान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता इसने फेलियर बर्दाश्त ना करा हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो भाई आईबी के राउंड में बुरे तरीके से फेल होते हैं, राउंड 2 पर तरीके से एस करते हैं। आई रिमेंबर रिदा कासमी मेरी लास्ट ईयर की एक बहुत प्यारी स्टूडेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह से
बच्ची थी जिसने माशाल्लाह से राउंड 1 में शायद 70s का स्कोर किया था और राउंड 2 में उसका स्कोर 90s के अंदर था, 91 था या 92 था। इसी तरीके से ताहिर अली, जिसके मैंने कंप्यूटर के लेक्चर डाले थे ना, ही इज वन ऑफ माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चा मेरा माशाल्लाह से, राउंड 1 में 60s के अंदर या 70s के अंदर स्कोर लेकर आया था और राउंड 2 में 90s में लेकर आया था। मेरे प्यारे बेटे, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि देखो, जब तक आप गिरना नहीं सीखो ना, तो गिर के उठना नहीं, खड़ा नहीं हो सकते आप अगर गिरोगे तभी तो उठना सीखोगे। अरे भाई, जो गिरता नहीं है उसे क्या पता कि चलना कैसे होता है, उसे क्या पता कि चलते कैसे हैं। सो भाई, अगर आपके नंबर राउंड 1 में कम आए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने मेरिट लिस्ट के हवालों से परेशान नहीं होना। अक्सर बच्चे एक तो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, मेरिट लिस्टें कब लगेंगी? अरे भाई, मेरिट लिस्टों का भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी तो पहले दोनों राउंड्स होंगे, खत्म होंगे, दोनों राउंड्स के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद जब आपके दोनों राउंड्स का रिजल्ट आ जाएगा, तब कहीं जाके मेरिट की बारी आएगी, तब कहीं जाके एडमिशन का जिक्र होगा। अभी तो कोई एडमिशन का जिक्र ही नहीं करना। अभी आपने परेशान नहीं होना। भाई, अगर आपके नंबर 80 बिलो हैं तो आपने लाजमी तौर पे लाजमी लाजमी राउंड 2 देना है। बल्कि जिन बच्चों के 90 बिलो नंबर है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा राउंड 2 लाजमी तौर पे दो। और अगर आपके 90 प्लस नंबर है, मैं तब भी आपसे कहूंगा राउंड 2 लो। उसके पीछे रीजन है कि बेटा, इस दफा एनईडी के अंदर पोजीशंस जो होंगी, उनके टॉप 3 पोजीशंस को कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बच्चे 90 प्लस हैं वो भी सेकंड राउंड दे रहे होंगे। मेरे बेतहाशा स्टूडेंट्स का 90 प्लस स्कोर आया, जिनमें से चंद का मैंने जिक्र किया। अभी रिजल्ट मेरा कंपाइल हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर मैं डाल भी रहूंगा, उसको आप देखिएगा बैठ के। कहने का मकसद क्या है कि देखो, अभी इस टेंशन को भूल जाओ कि मेरिट ज्यादा होगा कि मेरिट कम होगा। अभी ये समझो कि आपने राउंड 2 कैसे एस करना है। खुदारा उस चीज के ऊपर फोकस करो, खुदारा उस चीज के ऊपर वर्किंग करो। अभी ये सारी बेकार बातें हैं कि भाई क्या होना है, क्या नहीं होना है, ब्ला 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 ब्ला। अभी सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए राउंड नंबर 2 के ऊपर। और अगर आपके नंबर कम आए हैं, मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को समझो। आपके जिस सेक्शन में नंबर कम है, पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपको ये बात सिर्फ आप जानते हो कि उस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आए थे जिनमें आप फंसे थे। सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करो जो आप छोड़ के चले गए थे, आप रट्टे मार के गए थे। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको पहले कवर करो। याद रखिएगा, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। यानी कि भाई, जब तक गिरना नहीं सीखोगे ना, तब तक चलना नहीं सीखोगे। जब तक गिरना नहीं सीखोगे ना, जब तक उठना नहीं सीखोगे। एक जो पैदाइश के बाद बच्चा होता है ना, 6 महीने के बाद, वो भी लुढ़कते लुढ़कते ही चलने के लिए काबिल होता है। अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट को देखो जो 6 महीने बाहर लगाकर आता है, वो चलना भूल चुका होता है, क्योंकि उसने स्पेस में चलते नहीं है। सो भाई, मेरा आपको एक सिंपल सा मशवरा है, मेरे प्यारे बेटे, खुदारा मेहनत करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अजर देगा। ऊपर वाले की जात ही अजर देती है जो इंसान मेहनत करता है। आपको अगर, अच्छा, एक और चीज जो मेरे पास काफी सारे बच्चों की आ रही थी, सर मेरे नंबर जो है ना गलत गिवन है, या फिर एक बच्चे का मुझे ये मैसेज आया कि सर रीचेकिंग कैसे करवाते हैं। सो बेटा, एनईडी विजिट करने के बाद आप एनईडी वालों को एक एप्लीकेशन दोगे, तो वो आपका रीचेकिंग कर देंगे आपसे पैसे लेके। आपको एनईडी विजिट करना पड़ेगा। एनईडी विजिट करके उनकी शायद 2000 या 3000 फीस होती है, वो लेंगे, और उसके बाद वो एप्लीकेशन लेने के बाद आप रीचेकिंग करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर आपको सही नहीं मिले, आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो, आप रीचेकिंग करवा सकते हो। मुझसे अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर रीचेकिंग करवानी चाहिए? तो मैं कहता हूं कि यार देखो, रीचेकिंग ऑल्दो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, मगर मैं एक बात हमेशा बच्चे को कहता हूं कि देखो मेरे प्यारे बेटे, याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर कभी तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुमने मेहनत नहीं करी। तुम्हें जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं कर सकता था, अगर कर लेता तो हो सकता है बढ़ जाते। तो कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हो, मैं लाजमी कहूंगा रीचेकिंग करवा लो जाके एनईडी के अंदर, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके जितने भी स्कोर आए, राउंड 2 देना कंपलसरी है, क्योंकि भाई राउंड 2 के अंदर मेरिट इंक्रीज होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 1 में नंबर कम लेकर आते हैं और राउंड 2 के अंदर ज्यादा लेकर आते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर दोनों राउंड्स को देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर अब मैं मेरिट क्राइटेरिया को डिस्कस बाद में करूंगा। एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों को आया, सर राउंड 1 का रिजल्ट कैसा था? यार, राउंड 1 का रिजल्ट मेरे नजदीक बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम शागिर्दों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैं अभी फिलहाल तमाम पोस्टें तैयार करवा रहा हूँ 85 प्लस वालों की, जो बेतहाशा मेरे शागिर्द थे, जिनमें से मैंने चंद का यहाँ पे जिक्र किया। कहने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा स्टूडेंट्स का मेरे नजदीक तो बहुत अच्छा स्कोर आया है। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, सर क्या मेरिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले भाई ये देखो, भाई हमारे एक शागिर्द थे रमीज, कितना प्यारा माशाल्लाह से बच्चा है, रमीज कामरान, इसकी बैच नंबर 1 का स्टूडेंट था, मेरे इसके 96 नंबर आए हैं। इसी तरीके से मेरे पास ये सारे 90 प्लस वाले मैंने स्टूडेंट्स का यहाँ पे हाल लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 85 प्लस के हैं। अभी सिर्फ मैंने 90 प्लस वालों को आपके सामने लेकर आया हूँ कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा 90 प्लस स्टूडेंट्स। और बच्चे भी थे, मैं उनका रिजल्ट कंपाइल कर रहा था, मगर चूंकि रात ज्यादा हो जाती, इसलिए फिर मैं अभी वीडियो बनाने बैठ गया। अदरवाइज 85 बहुत सारे बच्चों का है। मेरे नजर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरी नजर में कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। जिस बच्चे ने तैयारी करी, अल्लाह पाक उसको अजर दे रहा है, और उसको मजीद अजर मिलेगा जब वो राउंड 2 में मजीद प्रिपरेशन के बाद तैयारी करेगा। देखो, कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे बेटे, एक बहुत सिंपल सी बात है। आपका जितना भी स्कोर आया है राउंड 1 में, आपने लाजमी तौर पे राउंड 2 देना है। मैं इनफैक्ट, रमीज कामरान ने मुझे मैसेज करके पूछा था, सर क्या मैं राउंड 2 दूं? तो मैं इस बच्चे को भी ये मशवरा दे रहा हूं कि बेटा तुम राउंड 2 दो। अगर तुम राउंड 2 के अंदर 98 नंबर भी लेकर आते हो तो मेरे लिए अचीवमेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई इस दफा पोजीशन है एनईडी के अंदर, यानी कि जो टॉप थ्री मेरिट के बच्चे होंगे, उनको ना सिर्फ 100% स्कॉलरशिप मिलेगी एनईडी के अंदर, बल्कि साथ साथ और भी एजाजी चीजें मिलती है। एक एजाज होता है, जिंदगी भर आप इस चीज को हमेशा कैश करवाते हो
याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। सो रमीज कामरान है स्कोर दी 96 मार्क्स। तो मैंने तो इस बच्चे को भी कहा है कि भाई आप राउंड 2 दो, अगर आप एक नंबर भी पूछते हो। यूट्यूब पे मेरे पास एक कमेंट आया कि सर ये बच्चे इतनी पढ़ाई कर कैसे लेते हैं। भाई ये वो बच्चा होते हैं जो अपने माँ बाप की अपने पैसे को जाया नहीं होने देते। ये वो बच्चे होते हैं जो भाई अपने दिन रात के सुकून को सही जगह पे लगाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो पबजी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं होते। ये वो बच्चे होते हैं जो दिन रात बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो अपने आज के सुकून को बर्बाद करते हैं कल के सुकून के लिए। ये वो बच्चे होते हैं जो भैया पूरा पूरा दिन बैठ के इसलिए पढ़ाई करते हैं, पता होता है कि भाई दुनिया के अंदर कोई आपका सगा नहीं होता, आपका कोई फ्यूचर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। रिमेंबर दीज वर्ड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट का जवाब दे देता हूँ कि सर ये बच्चे ने तैयारी इतनी अच्छी कैसे कर ली है। सर इस बच्चे ने कौन सी मिट्टी का कौन सा ये आटा खाता था चक्की का। बेटा चक्की का आटा वही खाता है जो आप खाते हो, मगर फर्क क्या है, फर्क ये कि वो अपने फ्यूचर को लेकर जरा सीरियस है। सो भाई अगर आप भी फ्यूचर को लेकर सीरियस होना चाहते हो, मैं आपको मशवरा देता हूँ आप कहीं से भी तैयारी करो, मगर फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओ। खुदारा आपके माँ बाप को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए अपने पढ़ाई करनी है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाई करनी है। तो वो तमाम बच्चे जिनका रिजल्ट 80 बिलो है, तो भाई आपने तो लाजमी तौर के ऊपर, या 85 बिलो अगर आपका रिजल्ट है तो आपने तो लाजमी तौर पे राउंड 2 को देना है। कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। और जो 85 प्लस वाले हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करता हूं हमेशा राउंड 2 देने के लिए। बेटा अगर एक नंबर का भी इंक्रीज लेकर आओगे ना, उसमें आपका बड़ा फायदा है। तो स्ट्रेटेजी क्या है राउंड 2 की प्रिपरेशन की? दो स्ट्रेटेजीज हैं। पहले नंबर के ऊपर अपने वीक एरियाज को देखो, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा वीक हो, जिनमें वीक हो उनको पहले कवर करो। दूसरे नंबर के ऊपर पास्ट पेपर्स की मेरी वीडियो साथ साथ देखते रहिएगा, मगर याद रखिएगा इस दफा राउंड 2 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस और भी होंगे, उसके अलावा भी होंगे, तो आपने दोनों चीजों की तैयारी करनी है। सेकेंडली मेरा न्यू बैच अभी 7 मई से 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मामूली सी फीस होती है, उसके अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स लाइव कवर करवाए जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्यादा मेरे एनईडी के अंदर शागिर्द होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई बात करता हूं तो एनईडी के प्रॉपर्ली वीसी तक वो मेरी बात जाती है। अल्लाह पाक ने एक इज्जत दी है, एक इज्जत का मुकाम दिया एनईडी के अंदर। सो कोई इंस्टीट्यूट चैलेंज नहीं कर सकता, उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा एनईडी के अंदर। अभी तक सबसे हाईएस्ट स्कोर मेरी शागिर्द का, और उसका नाम नबीस कामरान है। कोई आपको दुनिया का बंदा चैलेंज नहीं कर सकता कि उसके एनईडी के अंदर 800 एडमिशन है। अगर कोई इदारा आपसे कहता है वो झूठ कहता है। 54,000 रुपीज लेके भी एक तो उनके 800 एडमिशन है, वो पहली बार वो झूठ बोलते हैं। आप उनके किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लीजिएगा तैयारी कहाँ से कर रहे हो, वो बोलेंगे कि भाई हमें मैथ्स अपनी समझ में नहीं आती, फिजिक्स अपनी समझ में नहीं आती, हम सर हाशिम के यूट्यूब से आगे पढ़ रहे हैं। वो बाकायदा रोते हुए बताते हैं कि भाई हमने तो अपने माँ बाप के पैसे जाया कर दिए इन कोचिंग में जाने के बाद। सो कहने का मकसद क्या है बेटा? कहने का मकसद ये है, अगर कोई भी कोचिंग वाला आपसे गलत बयानी करता है कि उसका एनईडी में इतने एडमिशन है, उनसे बोले कि सर हाशिम के साथ एक विजिट कर ले एनईडी का, कितने लोग उनको जानते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, पता चल जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर आपने, अगर आप मेरे पास नहीं भी आते तो भाई मैंने यूट्यूब पे भी सब कुछ डाला हुआ है, वहां से तैयारी कर सकते हो। मगर जाहिर सी बात है एप्टीट्यूड बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर है, चाहे वो आपकी बेसिक मैथ्स है चूंकि फास्ट साइड की तैयारी हो, चाहे आपको नस की तैयारी करनी हो, चाहे दाऊद की, चाहे केयू की। और जो एमडी कैट के बच्चे हैं, हम हंड्रेड्स ऑफ एमडी कैट स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, ना सिर्फ एमडी कैट के लिए बल्कि बहुत सारा मेडिकल का बच्चा हमारे पास मौजूद होता है जो सीएस की तैयारी कर रहा होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है, बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहा होता है, सो ऑन। तो ये सारी चीजें आपको इसी बैच में मिलेंगी। उसकी फीस बड़ी मामूली सी होती है, 6,500 7,000 रुपए पूरे कोर्स की फीस होती है, महीने की भी फीस नहीं होती। और उसमें हम इतनी जान लाते हैं, इतनी जान मारते हैं कि बेटा मैं जब से बैठ के सिर्फ ये रिजल्ट्स कंपाइल करने में लगा हुआ था अपने शागिर्दों का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी लार्जेस्ट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जिनके स्टूडेंट्स बेतहाशा मौजूद हैं। खैर वापस आते हैं, दूसरा सवाल जो मेरे पास एक आ रहा था कि सर वो मेरे 49 नंबर हैं, क्या मुझे सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर कोई सीट मिल सकती है? तो मेरे प्यारे बेटे रिमेंबर दिस थिंग, सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर भी आपको टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। चौथी चीज, अब आप में से बहुत से बच्चों के जहनों में क्वेश्चन आता है कि सर वो सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर मेरिट कैसे बनता है, या सेल्फ या स्पॉन्सर का हिसाब क्या होता है? तो मैं आपके सामने एनईडी की एक मेरिट लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये मेरिट लिस्ट ऑल दो हमारे पास जो है कराची बोर्ड की, मगर ए लेवल्स को सखर बोर्ड को, मीरपुर खास बोर्ड को, हैदराबाद बोर्ड को, जियाउद्दीन को, फेडरल को, आ खान को, मैं सबको इसी बोर्ड इसी लिस्ट से गाइड करता हूँ। कैसे? जरा बात समझिएगा। सबसे पहले तो समझो कि एनईडी का मेरिट क्राइटेरिया क्या है। बेटा एनईडी का मेरिट क्राइटेरिया ये है कि 50% नंबर टेस्ट के लिए जाएंगे, प्लस के साइन के बाद 50% नंबर आपके लिए जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर के। अगर तो आप अभी सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपका फर्स्ट ईयर के रिजल्ट काउंट होगा, और अगर आप अभी ए लेवल्स के अंदर हो तो आपका ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा। और अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप इंप्रूवर के स्टूडेंट हो इंप्रूवमेंट के, या फिर आप एडिशनल के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप ए लेवल्स कंप्लीट कर चुके हो, तो उस सूरत में फिर आपका कंप्लीट ए लेवल्स का रिजल्ट इक्विवेलेंसी काउंट होगी। अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होगा। अगर आप इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हो तब भी आपका लास्ट ईयर रिजल्ट काउंट होगा इंप्रूवमेंट का, कंप्लीट सेकंड कंप्लीट इंटरमीडिएट का। और अगर आप एडिशनल के स्टूडेंट हो तब भी आपका कंप्लीट रिजल्ट काउंट होगा इंटर का। ये चंद बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे रमीज मेरा एक बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट है, वन ऑफ माय प्राउड स्टूडेंट। देखो एज अ टीचर मैं जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना, जितनी मैं गला सुखाता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा फखर का मुकाम भी उस वक्त होता है जब आपका शागिर्द जो है ना आपका
सर फखर से बुलंद कर दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट क्राइंग, मेरे रब ने मुझे इतना दिया। तो लिटरली बस मुझे, मैं बच्चों से ही कह रहा था कि भाई मुझे रोना आ रहा है बस। तो 50% इसके टेस्ट के नंबर काउंट होंगे, यानी कि कैसे इसका इसका मेरिट कैसे बनेगा। लेट्स सपोज रमीज का फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है 85 है फॉर एग्जांपल। सो भाई इसका मेरिट कैसे बनेगा, इसका मेरिट क्या होगा जरा समझिएगा। तो 96 जो इसके टेस्ट के मार्क्स हैं 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा। 85 इसका इंटर का यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ये भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मेरिट क्या बनेगा आइए चेक करते हैं। 96 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस के साइन के बाद 85 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रमीज का जो हमारे पास मेरिट बनेगा ये बनेगा 90.2, अप्रोक्सीमेटली अ पोजीशन होल्डर। मोस्ट प्रोबेबली ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन होल्डर। इंशाल्लाह ताला इस बच्चे की पोजीशन होगी। और मैंने उसको यही दुआ दी थी कि बेटा तुम पोटेंशियल कैंडिडेट हो, क्योंकि पोजीशन तो ऑब्वियसली मेरिट जब दोनों लिस्ट आएंगे तब पता चलेगा, मगर अभी फिलहाल हाईएस्ट स्कोर है इस बच्चे का। कहने का मकसद क्या है कि इसका मेरिट क्या आया, 90.5, सही है ना। अब देखो ये सीट्स, अब जो मेरिट आया ना उसके ऊपर देखो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है, सर ये 2024 का मेरिट लिस्ट शेयर कर दें। अबे अल्लाह के बंदे, 2024 की मेरिट लिस्ट अभी कहां से शेयर कर दूं? जब 2024 के एडमिशन होंगे, हो जाएंगे, तब पता चलेगा कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज हुई। अभी फिलहाल आपने इस फील्ड से गाइडेंस लेनी है कैसे। देखो ये जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पर्टिकुलरली आपके पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, सिर्फ कराची बोर्ड की है। मगर मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं कि भाई कोई भी फील्ड अगर कराची बोर्ड पे 86 पे क्लोज हो रही है, तो याद रखिएगा ए लेवल्स के लिए या इंटीरियर सिंध के बोर्ड के लिए वो उससे 2 या 3% ऊपर क्लोज होती है, क्योंकि कराची बोर्ड की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। उसके बाद जो कम सीट्स होती हैं वो ए लेवल्स की होती हैं, फिर फेडरल यानी कि फेडरल और फिर आगा खान की, उसके बाद इंटीरियर सिंध के बोर्ड आते हैं। क्योंकि कराची बोर्ड को सबसे ज्यादा एनईटी प्रेफर करता है, उसके पीछे रीजन ये है, जो कराची का बच्चा उसको एनईटी प्रेफर करेगा सिंस कराची की यूनिवर्सिटी है। मगर जिस तरह मेहरान आपको इंटीरियर सिंध के बच्चे को प्रेफर करता है, कराची डोमिसाइल को मेहरान में एडमिशन नहीं मिलता, इसीलिए एनईडी भी कराची के डोमिसाइल, कराची की जो बोर्ड है उसको प्रेफर करेगा। तो सबसे ज्यादा सीट्स कराची बोर्ड की हैं। तो लेट सपोज जो रमीज बेटा है, इसका जो मेरे पास मेरिट आया 90.5 आया, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 86.86 से लास्ट ईयर की क्लोजिंग है, इसका मतलब ये कि भाई लास्ट ईयर जो आखिरी बच्चा था जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिली थी वो 86 में मिली थी। अच्छा, इस साल याद रखिएगा डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और गेमिंग एंड एनिमेशन, ये एनईडी ने बीसीआईटी के अंदर ही मर्ज कर दी है। इसका मतलब ये है कि भाई इन चारों की जो नंबर ऑफ सीट्स थी ना सारी बीसीआईटी में मर्ज हो गई हैं, तो आपके पास बीसीआईटी की नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो गई हैं, तो इसका मेरिट थोड़ा कम हो जाएगा। मगर आप जब एक साल सीएस पढ़ोगे उसके बाद एनईडी आपको ऑप्शन देगा स्पेशलाइजेशन करने का, आपको किसी भी आप चीज को चूज कर सकते हो फॉर दी स्पेशलाइजेशन। आप अपना कैरियर डेटा साइंस में बनाना चाहोगे, एनईडी ऑप्शन देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हो, आपको एनईडी ऑप्शन देगा। सो एनईडी ने इस साल ये चारों फील्ड्स मर्ज करके इसमें डाल दी हैं। मैंने ये तमाम बातें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में बताई थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें तमाम बातें मैंने बताई हुई हैं। ये तमाम जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए, सही है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं ए लेवल्स का हूं तो हमारी सीट्स कैसे मिलेंगी। भाई ए लेवल्स की सीट्स डिफरेंट होती हैं, अगेन सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो को देख लीजिएगा। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, ये जो मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन है ये फॉर कराची बोर्ड है। तो ए लेवल्स के अंदर क्या होता है, ए लेवल्स की चूंकि सीट्स आपके पास कराची बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा होती हैं, सो आपको ए लेवल्स के बच्चे को अपना मेरिट एटलीस्ट 70 to 80 प्लस रखने की कोशिश करनी है, एटलीस्ट। या चलो मैं इसको आपके आसान बना देता हूं कि आप एटलीस्ट अपना जो मेरिट है ना, अगर आपका मेरिट 65 से लेके 70 प्लस होगा, उसी सूरत के अंदर आपको कोई भी एनईडी में ढंग की फील्ड मिलेगी। और जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आपका मेरिट 85 84 के दरमियान का होना चाहिए। सिमिलरली देन हमारे पास आते हैं फेडरल के बच्चे और आगा खान वाले। तो भाई फेडरल और आगा खान की सीट्स ए लेवल्स के बाद सबसे ज्यादा होती हैं, ए लेवल्स के बाद। तो इसीलिए इन बच्चों को अपना मेरिट एटलीस्ट 70 to 75 प्लस रखना है किसी भी फील्ड के लिए। और इन लोगों को कोई भी अच्छी फील्ड अगर मिलनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सीएस या आपके कोई भी इस तरह के जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए आपका मेरिट भी 84 85 प्लस होना चाहिए। मगर जो इंटीरियर सिंध के बोर्ड हैं, चूंकि उनकी सीट्स बहुत कम होती हैं, 22 सीटें 23 सीटें, और जयाउद्दीन बोर्ड की भी कम होती हैं, क्योंकि जयाउद्दीन बोर्ड पे कोई एतबार नहीं करता, भाई सिंपल सी बात है। तो इनकी सीट्स और कम होती हैं। सो आप लोगों को अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना है तो आप लोगों को लाजमी तौर के ऊपर 75 to 80 प्लस लाजमी तौर पे आपका मेरिट होना चाहिए। तो राउंड 2 पे जान मार दीजिए, जान। इसके अलावा अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना है तो 86 88 इस तरह का मेरिट होना चाहिए किसी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। तीसरी बात जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ये कराची बोर्ड की सीट्स है, मगर याद रखिएगा प्री मेडिकल के बच्चे की ये सीट्स नहीं होती। प्री मेडिकल का जो बच्चा होता है इस दफा उसकी सीट्स में इजाफा कर दिया गया है, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ बायोमेडिकल की, सो भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
कहाँ है मेरे पास माशाल्लाह से, बायो बायो बायो, ये मैंने डिजाइन करी है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाले मुझे इतना कॉपी करते हैं, इतना छापते हैं कि मेरी पूरा छाप के उन्होंने माशाल्लाह से डिजाइन करके बना के दे रहे हैं। ये मेरी ही हाथों से बनाई गई है, हाथों से लिखी गई है। जितना ज्यादा एनईडी के एडमिशन क्राइटेरिया को मैं जानता हूँ ना, कोई आपको इंस्टीट्यूट गाइड नहीं कर सकता। अगर यकीन नहीं आता ना, तो किसी इंस्टीट्यूट से कुछ चुपता हुआ सवाल पूछिएगा कि सीट कैसे मिलेगी, डोमिसाइल पे या किस पे, वो जवाब ही नहीं दे सकेगा आपको। खैर, ये जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ना, ये भाई प्री इंजीनियरिंग और सीएस वाले बच्चे के लिए है, 62 के ऊपर क्लोज हुई थी। जो प्री मेडिकल का बच्चा है, याद रखिएगा, उसकी बायोमेडिकल 80 प्लस पे क्लोज होती है, क्योंकि प्री मेडिकल का जो बच्चा होता है, जो एमडी कैट दे रहा होता है, वो हमेशा अपनी सीट सिक्योर कर लेता है एनईडी के अंदर। और सीट सिक्योर करने के लिए आपको एडमिशन लेके पैसे भरने पड़ते हैं भाई। तो वो बच्चा जो प्री मेडिकल का बच्चा होता है, उसके ऊपर 80 प्लस के ऊपर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्लोज होती है। ये कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए 62 पे क्लोज हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इस साल एनईडी में सॉफ्टवेयर के अंदर, सीएस के अंदर और सीआईएस के अंदर और इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर भी प्री मेडिकल के बच्चा एडमिशन ले सकता है, और सीएस वाला भी तमाम फील्ड में ले सकता है। तो चांसेस हैं कि हर चीज के उन लोगों के लिए मेरिट थोड़ा डिक्रीज होगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर के ऊपर एक सवाल जो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर क्या मेरिट डिक्रीज होगा, नहीं होगा? तो भाई मेरिट डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन में हर साल उतना ही इजाफा होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि भाई पूरे कराची शहर के लिए, पूरे सिंध के लिए यूनिवर्सिटी कितनी है? एक ही है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा बच्चा अप्लाई करेगा। आज मेरी एडमिशन कमेटी के हेड डॉक्टर आमिर इकबाल साहब से कॉल पे बात हो रही थी, जो फिजिक्स और स्टैट्स वाला इशू हो गया, तो उन्होंने मुझे स्टैट्स बता रहे थे कि भाई कितने बच्चों ने राउंड वन दिया। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,000 टू 8,000 बच्चों ने राउंड वन दिया था। सही है ना? तो आप खुद सोचिए, इतना बच्चा अप्लाई करेगा कितनी सीट्स के लिए? टोटल सीट्स हैं 2400। फॉर एग्जाम्पल टोटल 2400 सीट्स हैं। इतना बच्चा अगर इस पे अप्लाई कर रहा है, तो मेरे प्यारे बेटे याद रखिएगा, हर साल नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा होते जाते हैं, सीट्स वही रह रही होती हैं। सो भाई मेरिट नॉर्मली इतना डिस्टर्ब नहीं होता। अगर मेरिट कम होगा भी, तो हद से हद 1-8% मेरिट कम होगा, हद से हद 1-8% कम होगा, अदरवाइज उतना ही रहेगा। और कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में तो हर बच्चे का जाने की शौक होता है, माशाल्लाह से पता कुछ होता नहीं है। गली के अमजद भाई ने कह दिया कि कंप्यूटर में जाना है, मैं खुद कंप्यूटर के अंदर हूँ, या कोई मामू या चाचा बैठा होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको भी कंप्यूटर जमे जाने का शौक होगा। तो कंप्यूटर में जाने का शौक है, सो भाई हर बच्चा कंप्यूटर साइड पे जा रहा होगा, तो वो क्या होता है, उसका मेरिट तो इंक्रीज ही रहता है। मगर एक चीज जहन में रखिएगा, जो ये कम परसेंटेज वाली या एक कम मेरिट वाली फील्ड्स हैं, इनका बेटा इनका मेरिट ये डिफाइन नहीं करता। अक्सर बच्चों को लगता है कि भाई सर ये देखिए मैनेजमेंट साइंसेस 69 पे क्लोज हो रही है, तो इसका स्कोप नहीं होगा, या 59 के ऊपर ये कंप्यूटर साइंसेस थर्ड क्लोज हो रहा है, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 59 पे क्लोज हो रही है, इसका दुनिया में स्कोप नहीं होता। बेटा आई वाज वर्किंग इन द जीएसके एंड आई मेट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम द आईसी साइड, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री साइड, एंड दे आर मेकिंग अ ह्यूज इन देयर लाइव्स। तो कहने का मकसद ये कि भाई जो मेरिट होता है ना, ये बच्चों की वजह से ऊपर या नीचे होता है। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 2014 में मेरे कजन ने एनईडी से पेट्रोलियम करी थी। उस जमाने के अंदर पेट्रोलियम जो क्लोज हुई थी, वो 84% पे क्लोज हुई थी, क्योंकि उस जमाने पेट्रोलियम बूम पे थी। तो आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोलियम आज खत्म हो गई है, पेट्रोलियम का स्कोप खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पेट्रोलियम का स्कोप आज भी एग्जिस्ट करता है। आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, बेतहाशा स्कोप है। मेरी इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड है, शी इज वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल, एंड शी कभी वो इस्लामाबाद में होती है, कभी वो कराची में होती है। वो महीने के 3-4 लाख छाप रही है पेट्रोलियम करके। तो भाई पैसा देख के अगर किसी फील्ड में जाओगे ना, तो कभी आप पैसा नहीं कमा सकोगे। हमेशा शौक देख के जाओ, आपका शौक किस पे है। अगर आपको सीएस साइड पे जाने का शौक है, तो भाई पाइथन के बारे में पढ़ो, सीएस लैंग्वेज के बारे में पढ़ो, कुछ प्रोग्राम वगैरह यूट्यूब से देख के पाइथन के पढ़ाओ बनाओ। अगर आपको अच्छी लगती है पाइथन, तो बिल्कुल सीएस के अंदर जाओ। अगर आपको लगता है यार ये अजाब बन जाएगा, तो जाने की नीड ही नहीं है। लेट सपोज मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं एनईडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है? नहीं। देखो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सिर्फ चंद मखसूस किस्म की यूनिवर्सिटीज में होती है, जो आर्मी के अंडर होती है, सही है ना, जहां पे सिविलियंस को बड़ा मुश्किल से एडमिशन मिलता है। सही है ना बेटा? सो आपको अगर एरोनॉटिकल करनी है, तो मैकेनिकल बेस्ट है, आईएम बेस्ट है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल बेसिकली मदर ऑफ ऑल फील्ड्स है। आप मैकेनिकल करने के बाद मास्टर्स अपना एरोनॉटिकल में कर सकते हो। आईएम जो है, ये मैकेनिकल और मैनेजमेंट का मिक्सचर है। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन का स्कोप होता है, सिविल का भी स्कोप होता है। लोग कहते हैं कि सर सिविल का क्या स्कोप नहीं है? अरे भाई, सिविल के जितना स्कोप है आपको अंदाजा नहीं है। दुनिया में कभी घर बनने बंद होंगे? नहीं होंगे। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो समझते हैं कि भाई अगर मेरिट कम है, तो इसका मतलब स्कोप नहीं होगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश लिंग्विस्टिक जैसी जो फील्ड है ना बेटा, इसका भी दुनिया में स्कोप एग्जिस्ट करता है बेतहाशा। डेवलपमेंट स्टडीज का स्कोप होता है आर्किटेक्चर साइड के ऊपर। अप्लाइड फिजिक्स का बहुत स्कोप है भाई, आप कल को साइंटिस्ट वाली साइड पे आ सकते हो। पॉलीमर पेट्रोकेमिकल का भी स्कोप होता है, मेटलर्जी का भी स्कोप होता है, ऑटोमोटिव का बहुत स्कोप है। तो भाई हमेशा फील्ड को ऐसे चूज करना है जो आपको ज्यादा पसंद। तो मैंने मेरिट आपके सामने खैर डिफाइन कर दी है। बेटा आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर एज वेल। तो भी मुझे शौक है बच्चों को गाइड करने का चीजों के ऊपर, कि भाई हमेशा उस फील्ड को चूज करो जिसके बारे में आपने स्टडी करी, उसके बारे में पढ़ो। भाई गूगल अवेलेबल है, गूगल के ऊपर जाके लिखो किसी भी फील्ड के
बारे में आपको तमाम बातें मिल जाएंगी कि भाई किस फील्ड का क्या स्कोप है। लिंक्डइन के ऊपर सर्च करो कौन से कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। मगर ये तमाम बातें बात की हैं, अभी ये सारी फनकारी नहीं करनी। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ राउंड 2 की तैयारी करनी है। अभी इसमें अपना टाइम जाया नहीं करना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बेटे, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ बात की हैं, अभी सिर्फ राउंड 2 पे फोकस करना है। अभी राउंड 2 पे जान मार दो। अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका जो 7 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है क्या उसको हम ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि सर अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो मेरे प्यारे बेटे, बोर्ड के एग्जाम्स की कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो लाजमी तौर के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता। कराची बोर्ड है, इंतहाई नालायक तरीन बोर्ड है, नालायक तरीन लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता कब पेपर होंगे। और आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट वैसे भी काउंट नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट के ऊपर एडमिशन आपको मिलना है, या अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है उसमें इंटर काउंट हो रहा होगा ना, तो अभी तो राउंड 2 की तैयारी करना स्टार्ट करो, बहुत टाइम अवेलेबल है। स्ट्रेटेजी डिजाइन करो, एक टाइम टेबल डिजाइन करो कि भी किस तरीके से फिजिक्स को लेके चलना है, मैथ्स को लेके चलना है, केमिस्ट्री को लेके चलना है, इंग्लिश को लेके चलना है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होगा। तो कहने का मकसद कि एक टाइम टेबल बनाओ। तो भाई जिन सेक्शंस के अंदर सबसे ज्यादा वीक हो पहले उनको कवर करो, जिन टॉपिक्स को छोड़ के चले गए थे, जिन चैप्टर्स को छोड़ के चले गए थे पहले उनको कवर करो, एंड यू कैन इजीली डू इट यार। अक्सर बच्चे मुझसे एक बात और कहते हैं कि सर वो तो मैं कभी टाइम टेबल बनाता ही नहीं हूँ, टाइम टेबल बनाने का फायदा क्या है, वो तो कभी अमल ही नहीं होता। मेरा दिल चाहता है ऐसे बच्चे को चांटे मारूं। मेरे प्यारे बेटे देखो, टाइम टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि अगर आप उसके ऊपर कभी अमल कर भी नहीं सके ना, तो याद रखिएगा टाइम टेबल की वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको एक धड़का होता है कि यार मुझे काम करना था, ये वाला काम मुझे करना था, मैं नहीं कर सका। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि सुबह फजर के बाद मैं इतने बजे उठूंगा, सुबह फजर के बाद मैथ्स को करना स्टार्ट करूंगा, या फिजिक्स को करना स्टार्ट करूंगा, या केमिस्ट्री को करना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं सुबह का टाइम जो होता है ना, हमेशा बड़ा खूबसूरत टाइम होता है याद करने वाला। तो याद रखो, सुबह 6 बजे से लेके या 7 बजे से लेके आप अगर 2 बजे तक का जो टाइम होता है ना, इसमें कोशिश किया करो थ्योरेटिकल वर्किंग ज्यादा करो। और जो फिर दोपहर का टाइम होता है टुवर्ड्स दी इवनिंग या टुवर्ड्स दी रात, यानी कि आपके आफ्टरनून इवनिंग सॉरी हो गई ना, रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, ये प्रैक्टिस करने का टाइम रखा करो। अक्सर बच्चे मुझसे टाइम टेबल पूछते हैं, मैं उनको ये गाइड करता हूँ, हमेशा अपने वीक सेक्शन से वर्किंग करना स्टार्ट करो। वीक सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग करना। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे प्यारे बेटे, मेरा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। 7 मई से 8 मई से, तो लाजमी तौर के ऊपर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो, प्लस आप अगर ये चाहते हैं कि भाई आपको हर चीज की गाइडेंस मिले, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो बायो हो। आपके कोई दोस्त अगर प्री मेडिकल के हैं तो भी उन्हें बताइएगा कि सर हाशिम के बैच में ना सिर्फ उनकी एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि अगर आप एनईडी के अंदर, नस के अंदर या दाऊद के अंदर सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट अदर फील्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी भी सर के बैच में होती है, और सर बहुत मामूली चीजें सारी चीजें करवा रहे होते हैं। सो ये मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट था। मैं आपको ये तमाम चीजें देखो इसलिए दिखा रहा हूं, मैं अगर ना भी दिखाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि मेरे प्यारे बेटे, ये आप जैसे बच्चे हैं, इनमें से बेतहाशा बच्चों ने मुझे इंस्टॉलमेंट पे शायद फीस दी होगी, इनमें से बेतहाशा बच्चे बड़े मुतवसत तबके से बिलोंग करते थे, इनमें से बेतहाशा बच्चों ने मुझसे तालीम हासिल करी। ये आप ही के जैसे बच्चे हैं, ये किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर की औलादे नहीं है, ये किसी महंगा महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ते, सारे मेरे शागिर्द हैं। जब ये मेरे शागिर्द हैं और ये एक मुतवससित तबके से या एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करके इतनी अच्छी परसेंटेज, इतनी अच्छी पोजीशन ला सकते हैं ना, तो मैं सिर्फ उस चीज को ब्रेक करना चाहता हूं, उस चार्म को ब्रेक करना चाहता हूं जो महंगे कोचिंग सेंटर्स ने एक धोखा दिया हुआ है आप लोगों को, कि भाई उनके कोचिंग से पढ़ोगे तो कामयाब होगे। नहीं, मैं ओपनली कहता हूं, मेरे यूट्यूब से पढ़ के भी कामयाब हो सकते हो अगर स्ट्रेटेजी अवेलेबल है तुम्हारे पास। भाई ये चीज जहन में रखिएगा, ये कोचिंग वाले झूठ बोलते हैं आपसे कि इनसे पढ़ोगे तो कामयाब होगे। 800 एडमिशन झूठ बोलते हैं, इनसे पूछो कि भाई इनके 800 में से एक एडमिशन भी अगर रियल है तो उनको बता दीजिए। कहने का मकसद ये है कि भाई याद रखिएगा, उस 60,000 रुपए की किसी कोचिंग में भी अगर आप जाओगे ना, तो वो बाद में आके मेरे यूट्यूब से कवर कर रहा होता है, मेरे यूट्यूब से बैठ के पढ़ रहा होता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। आप लोगों को मैं ये बात इसलिए दिखाना चाहता हूं कि भाई अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपके नंबर कम आए हैं, देखो मेरे रब ने मेरे हाथ में एक कुदरत ताकत रखी है, वो ताकत है पढ़ाने की। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको पढ़ा सकता हूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको गाइड कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको कवर करवा सकता हूं। मगर याद रखिएगा, मेरे पास सिर्फ ये सोच के मत आना कि सर हाशिम से पढ़ लेंगे तो कामयाब होंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, ओपनली कहता हूं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे हाथ में मेरे रब ने पढ़ाना लिखा है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको पढ़ा सकता हूं। मगर एट द एंड ऑफ द डे तैयारी आपने भी करनी है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम दोनों अगर एक दूसरे के सिंसियर होंगे, मैं जो चीज आपको क्लास में कवर करवाऊंगा, घर पे बैठ के आप उसको लाजमी कवर करें, तो बिल्कुल आप कामयाब होगे। आप रमीज कामरान से अच्छे नंबर लेकर आओगे, मेरी आपको गारंटी है इस चीज की। याद रखिएगा, इन कोचिंग वालों ने एक झूठ बोला हुआ है तमाम लोगों से कि इनसे पढ़ोगे तो कामयाब होगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ लो, आप कामयाब हो जाओगे अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ोगे, सिंसेरिटी से बैठ के पढ़ोगे। मेरा आपको एक वादा है, मेरा
आपको गारंटी है ये मेरे प्यारे बेटे। याद रखिए कि एक बड़ा शेर मुझे पसंद है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। यानी कि आप जब तक गिरोगे नहीं ना, आप उठना नहीं सीख सकते। तो अगर आपके आज नंबर कम आए हैं, अगर आज आपके नंबर 80s में भी आए हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और मेहनत करो और जान मारो, अपने वीक सेक्शन से आगाज करो। अभी इस मेरिट लिस्ट को देखने की नीड नहीं है। जो एनईडी की मेरिट लिस्टें होंगी वो दोनों टेस्टों के बाद आएंगी। लेट सपोज एनईडी का जो राउंड टू है, एनईडी के राउंड टू की डेट्स आ रही है 5 से लेके 7 जुलाई तक। एनईडी के राउंड टू की डेट है 5 से 7 जुलाई तक। सिमिलरली 7 जुलाई की रात को आप लोगों का राउंड टू का रिजल्ट भी आ जाएगा। मगर याद रखिएगा, मेरिट लिस्टें जो बनती हैं वो बेसिकली 10 से 15 दिन के बाद आएंगी। 10 से 15 दिन के बाद एनईडी की मेरिट लिस्टें आएंगी। अच्छा, एक और चीज, हुफाजे इकराम जो होते हैं, जो हाफिज होते हैं एनईडी के अंदर, उनको एक्स्ट्रा 10 से 15 नंबर मिलते हैं। कितने? 10 से 15 नंबर। और ये जो उनके इंटर के मार्क्स होते हैं उनमें ऐड होते हैं, ये रिजल्ट में काउंट नहीं होते। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, सर मेरे 49 नंबर हैं, क्या हाफिज अगर मैं हूं तो कि मेरे नंबर इसमें ऐड होंगे? नहीं, आप अभी भी फेल ही हो, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। आपके जो हाफिज के मार्क्स होंगे वो भी उस सूरत में आपको मिलेंगे अगर आपने हिफ्स का टेस्ट क्लियर कर लिया। एनईडी के अंदर भी एक शेड्यूल अनाउंस होगा हिफ्स का, कि भाई हिफ्स वाले बच्चों का जिन्होंने हिफ्स के ऊपर फॉर्म फिल किया था, उन्होंने अपनी असनाद को जमा करवाया था, तो अपनी असनाद को लेके जो आपकी वफाकुल मदारिस की या जो भी आपकी ऑथेंटिक आपकी हाफिज की सनद थी ना, उसको लेके आप एनईडी जाओगे। जिस दिन आपका हाफिज हिफ्स का टेस्ट होगा, उस दिन 5 से 6 हुफाज इकराम बैठे हुए होंगे जो आपका हिफ्स का टेस्ट लेंगे। तो भाई उसमें सीधा सीधा रिजल्ट होता है। अगर 20 नंबर का वो टेस्ट है तो या तो 0 मिलेगा, 20 मिलेगा, बीच के नंबर नहीं मिलते, नॉर्मल सी बात है। तो भाई उस आपसे कुरान मजीद की बीच बीच से कुछ चीजें पूछेंगे, अगर वो आपको मालूम होंगी, वो आपको उनको 2 मिनट में जज हो जाता है कि भाई बच्चे ने हिफ्स किया हुआ नहीं किया हुआ, तो वो फिर आपको नंबर देंगे। ये 20 नंबर, नॉर्मली 20 नंबर का होता था, मेरे ख्याल में अभी 10 का ना कर दिया, बट यूजुअली 20 नंबर होते थे हिफ्स के, 20 नंबर मिलते थे। मैं आपको चेक करके दोबारा कंफर्म कर दूंगा, एनईडी की वेबसाइट के ऊपर वैसे मौजूद होगा एफएक्यूज के ऊपर, बट मैं चलो आपको चेक करके कंफर्म कर दूंगा। वैसे 20 नंबर मिलते थे, 10-15 नंबर नहीं मिलते थे। और ये 20 नंबर आपके इंटर के मार्क्स में ऐड होंगे। कहाँ ऐड होंगे? इंटर के मार्क्स में। याद रखिए, अगर आपने एक दफा हिफ्स का टेस्ट पास कर लिया तो दोबारा फिर आपको पास करने की नीड नहीं होगी। सही है ना? दूसरे नंबर के ऊपर राउंड टू लाजमी देना है। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स भी हैं तब भी राउंड टू लाजमी दो, क्योंकि एनईडी में इस दफा आपको पोजीशन मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कॉलरशिप 100% मिले। आपके माँ बाप के 30,000 रुपए बचेंगे यार। किस बाप की ख्वाहिश होती है यार? आपको तो फखर होगा अगर आपके 90 प्लस स्कोर भी है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा राउंड टू दो। उसके पीछे रीजन है यार, अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती तो क्या बुरा है? आपके फादर के 30,000 रुपए 35,000 रुपए महीने के बच जाएंगे यार। बहुत बड़ी बात है। अपने फादर को सुकून देना सीखो बेटा। वो बाप जो है ना, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के तुम्हारी पढ़ाई के लिए बूढ़ा हो चुका है, उस बाप का पसीना पूछने की कोशिश किया करो खुदारा। तो ये चीज जहन में रखिए कि भाई राउंड टू लाजमी तौर पे दो, जितने भी नंबर आए, ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर बने। सेकंड नंबर के ऊपर सेल्फ या स्पॉन्सर के बारे में जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो भाई आप सेल्फ या स्पॉन्सर राउंड टू से पहले भी फिल कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। मगर सेल्फ या स्पॉन्सर के लिए भी आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और सेल्फ या स्पॉन्सर पे होता क्या है, देखो कोई भी फील्ड अगर नॉर्मल मेरिट के ऊपर 86 पे क्लोज हो रही है, तो सेल्फ के ऊपर आप उसकी 5 से 4% कम कर लो। लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86 पे क्लोज हो रही है, तो सेल्फ के ऊपर वो 85 के मेरिट पे क्लोज, सॉरी, सेल्फ के ऊपर वो 80 के मेरिट पे क्लोज हो जाएगी। और स्पॉन्सर के ऊपर क्या होगा, स्पॉन्सर के ऊपर और 3-4% कम कर दो, लेट सपोज 74 तक क्लोज हो जाएगी स्पॉन्सर के ऊपर सॉफ्टवेयर। तो सेल्फ या स्पॉन्सर का फायदा ये होता है, अगर आप डायरेक्टली स्पॉन्सर को पे करोगे, 11 लाख रुपए पे करोगे, तो सेल्फ ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। और अगर आपने सेल्फ या स्पॉन्सर पे एडमिशन नहीं लिया, नॉर्मल मेरिट पे एडमिशन ले लिया, तो आपके पूरे पैसे आपको वापस रिटर्न हो जाएंगे। सही है ना? अगर आपके फादर टैक्स फाइलर होंगे, उनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर टेस्ट क्लियर करोगे तो सेल्फ या स्पॉन्सर पे एडमिशन मिलेगा। टेस्ट हर जगह पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर जो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईडी का राउंड टू कब है, तो ये 5 to 7 जुलाई के ऊपर है। और जब ये 5 से 7 जुलाई हो जाएगी, तो 7 जुलाई की रात को आपके पास अगेन ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा जैसे आज आया था। और फिर उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके जो मेरिट लिस्टें होंगी वो एनईडी की वेबसाइट के ऊपर अनाउंस होंगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एनईडी में कॉल किया जाएगा, और उस इंटरव्यू में बस एक सवाल होता है कि आपने फील्ड कौन सी लेनी है। सो आपके जो भी मेरिट होगा उसके हिसाब से फील्ड स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होती है। लेट सपोज एक बच्चे का अगर मेरिट 85 है, अब 85 पे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बंद हो गई, तो उसके बाद बाकी सारी फील्ड्स अवेलेबल होंगी, तो कंप्यूटर को टिक कर देगा, किसी को भी टिक कर देगा। सो भाई अगेन ये सारी बात की बातें, अभी सिर्फ राउंड टू के ऊपर जान मारो, राउंड टू को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नाजिर हो। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। एक चीज बस लास्ट में अगेन कहूंगा कि जिसके नंबर कम आए हैं, कोई फेल हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी राउंड टू एग्जिस्ट करता है, हम लोगों ने हार्ड वर्क करना है। वी बोथ विल डू दी हार्ड वर्क, तभी दुनिया कामयाब होगी। अगर आप और मैं दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तभी हम कामयाब हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकेंगे। तो बेटा लास्ट में बस मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करूंगा कि भाई आप लोगों ने राउंड टू के ऊपर अपनी तरफ से पूरी जान मार देनी है। राउंड टू के बाद ही सारी चीजें होंगी, राउंड टू के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ राउंड वन पे कुछ भी नहीं होता। सही है ना? तो मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद है जिनकी कश्ती पार लग गई है और वो खैरियत से उस पार उतर गए हैं। और जिनकी कश्ती झोल खा रही है, वो तजब्बुब का शिकार है, तो बेटा आपने घबराना नहीं है। एनईडी को जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना, अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे बेहतर रखा हुआ होगा। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद है।
और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। वन ऑफ माय फेवरेट शेर अगेन। देखो मुझे शेर व शायरी का बड़ा शौक है, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। सो मुझे बड़ा एक फेवरेट अगेन शेर है, बस लास्ट में इस बात का ख्ताम इसी शेर पे करूंगा। और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। इसका मायने ये होता है कि भाई अभी बहुत कुछ रहता है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगियों के अंदर, अभी सब कुछ रहता है। जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना एनडी को, मेहनत करनी है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। सो और भी फलक, और भी दौरे फलक हैं भी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ। जजाक अल्लाह। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।